भाई जैसे शुरू से सब एक साथ चला रहा, बस ऐसे एक से चला। जबकि हम लोग खुद हिंदू माहौल में सालों से रह रहे हैं, हम लोग आज तक किसी कोई लड़ाई भिड़ाई कोई भी झगड़ा कुछ भी नहीं है। What does it mean to be a Muslim woman from Bundelkhand, living through its socio-economic and political realities? What are their aspirations and expectations from the upcoming elections, and how do they imagine their futures as citizens of this country? These are some of the questions that Main Bhi Muslim and Khabar Lahariya follow in this collaborative episode, speaking to Muslim women voters across Uttar Pradesh and Madhya Pradesh, mainly in Jhansi, Banda, Chitrakoot, Panna, and Ayodhya, to listen to their aspirations, their hopes, and bear witness to their fears and anxieties. These women across all age groups are homemakers, recent graduates, working women, community builders, and social activists who offer a deeper understanding of the on-ground realities of their society. These interviews and recordings are mostly conducted by Khabar Lahariya's senior reporter Nazni Rizvi, with additional recordings by KL reporters Kumkum Yadav and Alima. In the episode, Nazni also shares her own views on interacting with these women, some of whom chose to remain anonymous, whose voices are often less heard in the gamut of electoral politics but are ever important, especially now. Nazni also shares instances of her own experiences as a journalist and a Muslim woman observing the change in norms and sentiments within the society she lives and works in. Do give this episode a listen and share it within your circles and loved ones. इस 2024 के चुनाव में आपकी क्या उम्मीदें हैं? उम्मीदें तो यही है जो सरकार जैसे अब जी चल रही है, अब आप लोग ये खुद ये देख रहे हो, आप लोग के मतलब क्या कितना वो हो रहा है, तो ये सब ना हो, जो पहले चलता था वैसे ही रहे। अब इंसान उनने की जो मुसलमान है इन्हें इधर ना रहने दो, इन्हें इधर से भगाओ, ये करो वो करो, ये हो रहा अब, और ये ना हो। अब जैसे पहले माहौल रहता था, सब एक दूसरे को एक समझते थे, मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, सब एक दूसरे को एक नहीं समझते थे, और उस तरह से रहे सब कुछ। बस यही है सरकार से। इतनी बेरोजगारी है, इतनी महंगाई है, गैस सिलेंडर देख रहे हैं अब 400 450 का आता था, तो अभी 1000-1200 का भी लिया। हम जैसे गरीब लोग तो वैसे भरवा भी नहीं पाते हैं, एक बार ही सिलेंडर भरवा लेते, फिर अपने लकड़ी बकड़ी चूल्हे पे काम करते हैं। सरकार दे रही है, अब सिलेंडर दे दिए, अब जो गरीब लोग हैं उनके पास रोजगार है नहीं, तो बेचारे कैसे भरवाएं। तो महंगाई कहीं ना कहीं, सब्जियां देखो कितनी महंगी हो रही हैं, डीजल पेट्रोल के दाम प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। 2024 में सरकार रोजगार दे, महिलाओं को भी आगे बढ़ाए, हमारी यही सोच है कि 2024 में जो भी आए रोजगार दे, नौकरियां दे। हमारी उम्मीद है कि मतलब जो भी कार्य, जो भी काम योजना निकलती है उसमें मतलब सहायता मतलब सभी गरीबों को मिले, सबकी हेल्प हो। और मतलब हम अभी MA कर रहे हैं तो हमें अभी टीचरिंग ही करनी है, इस तरीके गवर्नमेंट जॉब करनी है हमें अभी। भाई यही चलता है, मतलब लड़कियों की शादियों में पैसा मिले, गरीबों की हेल्प हो, कोई गरीब परेशान रहे, कोई भूखा ना सोए गरीब। जिस तरह से राशन अभी फ्री मिल रहा है उस तरह से फिर राशन मिलता रहे सबको। यही सरकार से यही उम्मीद है कि जो अपना भाईचारा जो चल रहा था हिंदू मुसलमानों वो आगे भी चले, और बच्चों को नौकरियां दी जाएं, महंगाई पे भी थोड़ा फर्क पड़े। पहले से तो बहुत महंगाई है अब, है ना। और क्या सरकार बस यही करे, गरीबों को ध्यान रखे। सिलेंडर के भी रेट बहुत बढ़ गए हैं, पेट्रोल के भी बढ़ गए हैं। क्या है, पहले भी तो सरकार चलाती थी, अब क्या क्यों है ऐसा है, अब इतनी महंगाई क्यों है। बच्चे कितने बेरोजगार हैं, नौकरियां नहीं है, पढ़े लिखे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, तो कोई तरीका थोड़ी ना है। सरकार से जो हमें पहले मिलता रहा है वही अभी चाहते हैं। क्या है, उम्मीद यही है जो होएगा सबका तो हमारा होएगा, जो जीतेगा वो देखा जाएगा। बच्चों को नौकरी मिल जाए, रोजगार मिल जाए। आजकल रोजगार नहीं चल रहे, चुनाव के बाद हम कहते खूब सबके रोजगार चले, सबके बच्चों की कमाई में बरकत होए, हम जिसमें पीछे हमारे बच्चों की रोजी रोजगार लगे, जो नौकरी के लायक उनको नौकरी मिल जाए। बस यही उम्मीद लगाए हैं इस चुनाव से।
यही उम्मीद है कि भैया सब कोई मिल चार के रहे, भाई बंधु सब अपने, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी हो, सबको मिलजुल के रहना चाहिए। देश में लड़ाई झगड़े नहीं होना चाहिए, देश में खून खराबा नहीं होना चाहिए। जो बेरोजगार उनको रोजगार मिलना चाहिए, माँ बहनों को सम्मान मिलना चाहिए, जो लड़कियां पढ़ी लिखी हैं उनको रोजगार मिलना चाहिए, और अच्छा जो कोई काम करे वही सरकार जीते। लोकसभा चुनाव से हम क्या उम्मीद करें, जब सरकार गरीबों को सुनवाई करे तभी तो है उम्मीद। नाम बदल रहा है, शहरों के नाम बदल रहे हैं, बैंकों के नाम बदल रहे हैं, ये गुटखा क्यों नहीं बंद करते, दारू क्यों नहीं बंद करते। हजारों परिवार बर्बाद हैं दारू और गुटखा में। नए नए बच्चे गुटखा खा रहे हैं, इनसे किडनी गुर्दे खराब होते हैं। हमें ये उम्मीद है कि जो मुस्लिम धर्म को टारगेट किया जा रहा है और ये मुस्लिम धर्म का दिग्दर बना है कि मतलब आगे चल के, अभी तो ठीक है ये धर्म के नाम में मस्जिद मंदिर के से ये सब होता है, और फिर इसका ये है कि आगे चल के मुसलमानों के लड़कों को टारगेट भी किया जा रहा है कि मुसलमानों के लड़कों के जहाँ कहीं कुछ हो गया, गौ हत्या या कहीं हो गया। अभी आज ही का किस्सा है कि नमाज़ पढ़ रहे थे, मैं देखी हूँ मोबाइल में, नमाज़ पढ़ रहे थे दिल्ली में, तो 2 पुलिस वाले आए हैं, उन्होंने लात मारना चालू कर दिए। सिजदे में है दो लोग, उन्होंने लात मारना चालू कर दिए। तो अभी जो ये हाल है, तो आगे चल के सरकार आने के बाद अब क्या क्या जुल्म बढ़ जाए ये कोई कहा नहीं जा सकता। तो हमें तो यही अपेक्षा है कि सरकार आए, ऐसी सरकार आए कि जो मतलब सबको लेके चले, मुसलमानों का भी समझे कि हाँ ये लोग क्या चाहते हैं, क्या क्या नहीं चाहते। उम्मीद को हम क्या बताएं। उम्मीद ऐसा है कि ना बच्चे पढ़ लिख पाते हैं हिंदू मुस्लिम के उसमें, और ना ही कुछ रोजी रोजगार उनको मिल सकती है। अब लड़का हमारा BA करे है, फिर भी इधर उधर भटक रहा है, बेरोजगार है। अब अगर हमारे पास हो 1,50,000 रुपए, तब हम उसका कुछ धंधा करें, नहीं है तो फिर वो इधर उधर फिरे। पढ़ाने लिखाने में भी इतनी मुश्किल, ऊपर से ये हिंदू मुस्लिम जो चल रहा है। माइक निकलवाए जा रहे हैं, मस्जिद की अजान नहीं सुनाई दे रही। यहाँ हम लोग रोज़ा रहते हैं तो सुबह से लेकर के शाम तक भूखे रहो, उसमें भी अजान नहीं सुनाई देती, तो पता भी नहीं चल पाता कि हम लोग रोज़ा खोलें, अवतार करें कि ना करें। सनातन धर्म क्या है ये तो हम लोग को आज तक पता भी नहीं था। सिर्फ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यही 3 जाति हम लोग जानते थे, उसके अलावा हम लोग जानते नहीं थे, वो भी सब भाई भाई थे। अब ये तो सनातन धर्म लोग कहते हैं, उसके बारे में अब क्या बताया जाए। और क्या बोलते, बड़े बच्चों को कहाँ भेजें, हम लोग नौकरी के लिए भी बाहर नहीं भेज सकते हैं। यही सब चीज़ों का डर है। एक मुस्लिम महिला होने के नाते आप अपना भविष्य किस तरह से देख रही हैं? भविष्य तो देखो, हर इंसान अपना अच्छा ही सोचता है, मतलब जिससे अपन अच्छा ही सोचते कि हमारे लिए अच्छा ही हो, जो कुछ हो भविष्य में, कोई अपने लिए बुरा नहीं सोचता। अब हम अपने दीन के लिए तो हर कोई वो करता, जैसे देखो हिंदू हैं वो अपने दीन के लिए वो करते, ऐसे मुसलमान अपने दीन के लिए करते। मुसलमान और इंसान के तो उनकी भी तो उसको समझो कि मतलब उनकी भावनाएं क्या है। अब जैसे आप लोगों की, आपकी कुछ भी होता तो हम लोग भी तो भावनाएं समझते हैं, हिंदू लोग जो होते हैं, तो जैसे वो माताओं की वो रखते हैं या कुछ भी रखते हैं। अब हम लोगों के यहाँ तो उनने ये तक हो गया कि उनने किलो जान ही ना दो, उसमें माइक में बंद नहीं हो गया, तो ये मतलब है। तो ऐसा कुछ ना हो, अपने जैसा सब कुछ पहले चल रहा था वैसे ही अब चले। ऐसे जो सबका है वो हमारा है, मुस्लिम हो या हिंदू हो, वो तो ऐसा नहीं है। ऐसा लगता है कि मुस्लिम परेशान है, किसी सबको लगता है कि मुस्लिम परेशान है, ऐसा नहीं है। परेशान सभी हैं, हिंदू हो या मुस्लिम। देखो महंगाई जो हुई है वो सभी के लिए है, या हिंदू हो या मुसलमान हो, सभी के लिए महंगाई हुई है। सिलेंडर महंगा हुआ, वो हिंदू भी उसी रेट में ले रहा है, मुसलमान भी उसी रेट में ले रहा है। या फिर जैसे वो नौकरियां लो, बच्चे पढ़े हुए हमारे भी वैसे ही बेरोजगार हैं, और हिंदुओं के बच्चे भी बेरोजगार हैं। कहीं पेपर देने जा रहे हैं, महंगे से महंगा पेपर दे रहे हैं, खर्चा दे रहे हैं, इतनी दूर पेपर देने जा रहे हैं, और पेपर देने के बाद पेपर लीक हो जाता है, उसका तो हर किसी को नुकसान उठाना पड़ेगा, हिंदू हो या मुसलमान। तो सरकार को ये ध्यान रखना चाहिए। मैं कोई जॉब करना चाहती हूँ, अच्छी गवर्नमेंट जॉब करना चाहती हूँ, तो मैं टीचिंग करनी चाहती हूँ, तो मैं चाहती हूँ मेरी सरकारी नौकरी लगे। मुस्लिम महिला होने के नाते अभी देख रहे हैं जैसे सोशल मीडिया है, अब आजकल ऑनलाइन ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना, हर किसी बच्चे के हाथ में मोबाइल है। तो कहीं ना कहीं जो मुद्दे हैं हिंदू मुस्लिम को लेके,
फर्क पड़ता है। कहीं और हो रहा है, लेकिन मोबाइल से देखने में हमारे मोहल्ले में जो शांति है, उसमें भी कहीं ना कहीं भेदभाव हो जाता है। हम लोग अभी जैसे मिलजुल के रह रहे हैं हिंदू मुस्लिम, तो ये नहीं होना चाहिए। कोई भी सरकार आए लेकिन काम करे, अच्छा काम करे, लेकिन जात पात भेदभाव ये सब नहीं होना चाहिए। जैसे हम लोग इतने सालों से रहते आ रहे हैं वैसे आराम से रहें। और कहीं ना कहीं डर का भी माहौल है। महिलाएं, अब मुस्लिम महिलाएं हैं ना, और अपने बच्चियों को, और महिलाएं भी कम निकल रही हैं कि पता नहीं कहाँ क्या कब क्या हो जाए, किसने पूछ लिया आप कौन हो। तो हम चाहते हैं कि कोई भी सरकार आए मिलजुल के रहे, कोई भेदभाव ना करे जात पात में। बस सरकार से हमारी यही उम्मीद है कि सरकार आए, सरकार अच्छी है, बस रोज़गार दे महिलाओं को, लड़कियों को, युवाओं को, जो आजकल बच्चे पढ़ रहे हैं। और जो महंगाई मुद्दा है ये थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि नौकरी वाले तो बहुत ऐसे रह रहे, जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनको तमाम दिक्कतें होती, खास करके महिलाओं को हर चीज़ की परेशानियाँ हैं। सब्जियाँ आसमान छू रही, महंगाई इतनी हो रही, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है इस टाइम। मैं पितृसत्ता को आगे की चलन को देख रही हूँ कि पितृसत्ता आगे बढ़ रहा है। पहले क्या था, मैं किसी में कमेंट नहीं करूँगी ना कहूँगी। मैं जो सोच रही हूँ, देख रही हूँ, पहले ये था कि एक का था कि हम सब एक हैं। अब जो जातिवाद का जो चल रहा है बहुत ज़्यादा, कि मुस्लिम है ये हिंदू है। कहीं भी अगर हम जाते हैं शासन प्रशासन में, तो हमारा नाम से ही हमसे बात की जाती है कि अच्छा आप मुस्लिम हैं, अच्छा ये। पहले ऐसा कुछ नहीं था। अब ये जो जात को लेके काम हो रहा है वो गलत हो रहा है। अब जो ऊपर वाला चाहेगा वो होएगा भैया, का देखते हैं यही होएगा। जो होना ऊपर वाले को मंजूर हो वो भविष्य होगा हमारा। हम अपना भविष्य अपनी इंडिया में देख रहे हैं, और हम यहीं रहे, यहीं रहेंगे, यहीं पैदा हुए, यहीं बड़े हुए, यहीं सब कुछ हुए, यहीं हमारे बच्चे हुए हैं, हम यहीं देख रहे हैं, यहीं रहेंगे जिंदगी। हमारा अंत्योदय राशन कार्ड बनवाए, हम पात्र हैं। पहले नौकरी करते थे तो ये तसल्ली थी कि चलो भाई कर रहे हैं, नहीं बना तो कोई बात नहीं। लेकिन अब जब से हम दिव्यांग हो गए हैं, एकल है, विधवा है, तो हमारा क्यों नहीं बनाते, ये पात्र है। जहाँ उम्मीद की बात है वहाँ तो हमें ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। चुनाव जो हम लोग देते, वोट डालते हैं, वोटिंग का अधिकार खत्म हो जाएगा। ये उम्मीद हमको ज़्यादा समझ में आ रही है। और राजनीतिक जड़ तो बना ही रखी हैं। साथ में हमको एक और डर लग रहा है, डर की बात हम करेंगे। जो NRC लागू हो रही है, NRC है हो गई, CAA हो गया, NPR हो गया, ये सब चीज़ें जो लागू हो रही हैं, इससे भी हमें बहुत डर है कि इसमें सिर्फ मुसलमानों को ही टारगेट किया गया है कि आप अपना जन्म प्रमाण पत्र बनाइए। अब अपनी जो 1955 जो भारतीय नागरिक अधिनियम बनाया गया था, उसके तहत हमको ये साबित करना पड़ रहा है कि हम यहाँ के रहने वाले हैं या नहीं हैं। खाली मुसलमानों को, बाकी अन्य बिरादरी को नहीं, क्योंकि हम अल्पसंख्यक हैं। और राजनीति जो हो रही है वो मुस्लिम और हिंदू के बीच में हो रही है, दलित और मुसलमान के बीच में हो रही है, जो महादलित है उनमें और मुसलमानों के बीच में हो रही है। जब जहाँ राजनीति की बात करते हैं, जहाँ दलित और महादलित सब हिंदू हैं, मुसलमान सिर्फ अलग है। तो इसलिए जो मुसलमानों के साथ राजनीति हो रही है, इसमें हमें बहुत डर लग रहा है। और हमें नहीं लग रहा है कि हम कलजू रह पाएंगे। मतलब अपने हम देहाती ठेस भाषा में बोले तो हमें रहने में बहुत दिक्कत होगी, हमें बहुत चीज़ें प्रूफ करनी पड़ेगी। और मैं लगभग 15 दिन से दौड़ रही हूँ जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए। मेरा एक भाई बम्बई में रहता, तो भी परेशान, मेरी बहन रहती है, ससुराल से फ़ोन आ रहा है कि हमें रास्ते में चलने में भी डर लगता है कि अगर हम बताएं, हमें अपना नाम बताने में, हमें अपना ये बताने में कि मेरा नाम ये, हम डर लगता है। हमको कभी कहीं शहरोज की जगह सरोज का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। जो रिकॉर्ड मांगे जा रहे हैं कि ये बाहर से आए हैं, तो ये पुरखा जब सब यहीं के हैं तो बाहर से कहाँ से आए हैं? 50 सालों से उनके रिकॉर्ड हैं, ज़मीन है, जायदाद है, तो वो कहाँ से लाए हैं? बाहर से तो लेके नहीं आए हैं, यहीं की हैं। उनके दादा परदादा सब यहीं हैं। लेकिन अब दे रहे हैं कि ये रिकॉर्ड मांगा जाएगा, वो रिकॉर्ड मांगा जाएगा, जन्मपत्री बनवाओ, वकीलों से जाके बनवाओ। वकील पैसा ले रहे हैं कि 2000 दे, 10,000 दोगे, अभी कम लगेगा, फिर बाद में ज़्यादा लगेगा 24 के बाद। यही सब चीज़ें डर बनी है, मतलब एक अंदर से। अपना भविष्य नहीं देख रहे हैं, अपने
मतलब अपनी सरकार में देख रहे हैं घर घर एक आदमियों को नौकरी मिलना है, चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान हो। तो अपना भविष्य देख रहे हैं, वहीं जहाँ पर रहते हैं वहीं पर देख रहे हैं, बढ़े फिर आगे आए, फिर बढ़े फिर आगे आए। एक तो मतलब घर के वातावरण और एक बाहर का वातावरण, दोनों मतलब मैच नहीं खा पा रहा है कि बाहर भी निकले तो भी ये है कि बाहर देख लो, बाहर निकल रही हैं, टाइम पे कोई पाबंदी नहीं है। अगर कुछ कागज भी पड़ा है तो फोटो कापी करा के ला रहे हैं, अगर पढ़ रहे हैं तो यदि व्यक्ति जो कोई मतलब देख रहा है तो ये सर रास्ते में क्यों पढ़ रही हो? अरे आदमी रास्ते में पढ़ सकते हैं, का एक मुस्लिम महिला रास्ते में नहीं पढ़ सकती कि इसमें फोटो कापी में आखिर आया क्या है, लिखा क्या है, ये तो पढ़ सकती हैं। तो इसमें भी एक बाहर निकलने में बाधा पड़ी है, ये सब झेले हुए बैठे हैं। भविष्य क्या देखें, भविष्य तो हम लोग के खतरे में है। हिंदू मुस्लिम के चक्कर में हम अपना भविष्य कहाँ देखें? यहाँ देखें कि इंडिया छोड़ के बाहर को देखें? क्या देखें, कहाँ देखें हम अपना भविष्य? भविष्य हम अपना ये है कि सिक्योरिटी रहे, सेफ्टी रहे, हमें अलग नज़रिए से ना देखी जाए। अगर हम हिजाब या मैं बुर्का सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन अगर कोई बुर्का सपोर्ट पहन के जा रहा है तो उसको टारगेट ना किया जाए, उस पर कमेंट ना किए जाए, या उसका जबरन बुर्का ना उतारा जाए या हिजाब ना उतारा जाए। बाकी ये है कि उनके लिए ढंग की बेहतर योजनाएं ली जाए, शिक्षा के क्षेत्र में काम किया जाए और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया जाए। 10-15 सालों में मुद्दे बदले हैं और क्या कुछ ज़रूरतें भी बदली हैं? ज़रूरतें भी बदलती हैं, इंसान की ख्वाहिशें भी बदलती हैं, बहुत कुछ बदलता है। समय के साथ साथ हर चीज़ का परिवर्तन होता है। जैसे कि क्या ज़रूरतें जैसे बदली? पहले क्या ज़रूरतें थी, अब क्या हैं? अब पहले ये था कि हमारे पति थे तो सब कुछ होता था, अब नहीं है तो बच्चों के ऊपर निर्भर है। कोई भी चीज़ की ज़रूरत है तो बच्चों से करें, बच्चों से कहें। बच्चों ने सुन लिया तो नहीं सुन लिया, ना सुना तो बैठे चुपचाप। बहुत सी ज़रूरतें बदली हैं, इतना शहरों तरक्की हो गई है, बांधा हो या कोई भी शहर हो, हर जगह बदलाव हो गया है, हर जगह वो हो गया है कि इंसान पहले कुछ और था, अब बहुत कुछ हो गया है। इतना तो नहीं है कि पहले जैसे पहले कुछ नहीं था जो अब हो गया है। इस 15 साल में, 10 साल में, 15 साल में बहुत दंड समझ लो बदल गई पूरी। हर जगह के जैसे पुलई बन गए हैं, ये हो गया है, कहाँ तक कच्ची सड़कें थी, गली गली रोड बन गई हैं, गांव रोडों से मिल गए हैं, ये सब बदलाव तो हुए हैं। ज़रूरतें भी बदली हैं, मुद्दे बदले हैं। हाँ, ज़रूरतें भी बदली। जब इंसान का और ज़रूरतें, जैसा इंसान के पास हो रहा है वैसे इंसान खर्च कर रहा है, वैसे स्टैंडर्ड अपना बना रहा है। पहले प्राइवेट नौकरी करती थी, जॉब, वो भी छूट गया। बच्चा बीमार हो गया, हमारा बड़ा बेटा अरमान, उसको उसमें हमने ध्यान लग गए, वो नौकरी गई, उसको खड़ा किया, फिर हम बीमार हो गए, गिर भी गए। सन 2019 में इलाज कराया, सब जगह दिखाया सुनाया, हमें कोई आराम नहीं मिला, यहाँ के तक कि देसी दवा भी खाई। फिर हमारा मन बिल्कुल हो गया कि हमें लगता अब नहीं ठीक होना, तब से हम बैठे हैं। वो हमारा अरमान इसमें गया कि गुटखा खाया करता था, खाना नहीं खाता मेरा बच्चा। तो पहले में और अब में आपकी ज़रूरतों में बदलाव आया? अरे ज़रूरतों में कहाँ बदलाव आ गया, अब तक का। क्या 10-15 सालों में आपके मुद्दे या आपकी जो ज़रूरतें हैं वो बदली हैं? हाँ, काफ़ी बदली हैं, कहे नहीं बदली। देखो लोगों को लोन मिल गया, गरीब से गरीब इंसान घर बनवा रहा, गैसें मिल गई, तमाम काम करा है उन्होंने, ऐसा नहीं है, कर रहे हैं, लगातार करते भी जा रहे हैं। अब बस वही चावल और घर मिला है, अब वो भी अब लिया किसी और ने है, कॉलोनी मिली किसी और को, हाउस टैक्स बढ़ा दिया हम लोगों का। अब हाउस टैक्स जहां हमारा 20 रुपये लगता था, फिर वो 2019 में हमारा वो 100 रुपये हो गया। अब एक कमरे का 500 रुपये ले रहे हैं हाउस टैक्स। तो जो कॉलोनी ली उनसे लें, क्योंकि अब वो गरीबी रेखा तो हट गए ना, अब तो मध्य रेखा में आ गए हैं, उनको ना छोड़ के हम लोगों से वसूला जा रहा है हाउस टैक्स नगर पालिका। पहले मतलब वही हिसाब से चल रहा था, जिस तरह की सब चल रहे थे उसी तरीके चल रहा था। अब माहौल भी बदला है और ज़रूरतें भी, जैसे घर में चूल्हा खाली था तो खाली लकड़ी में खाना बना लिया जाता था, लेकिन अब यह है कि गैस हो गई तो गैस की ज़रूरतें बढ़ी है कि अब गैस भी बार बार भरवाना पड़ेगी।
गैस महंगी भी है। एक बार भरवा लो तो कहो दूसरी बार नौबत ही ना आए कि भरवाने के 2 महीना 3 महीना निकल जाए। ये सब चीज़ें हैं। कागज़ बनवाने में है तो 4 बार दौड़ भाग करना पड़ती है। अगर एक ठो रिकॉर्ड बनवाना हो तो इनको 50 बार भागो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, और कोई साइन करने के लिए तैयार नहीं है। अभी ये नहीं है, अभी वो नहीं, 50 बार घुमाते भी हैं। बदली है, पहले जैसे एक डर का माहौल नहीं था। जाते थे लड़ाई झगड़ा करें तो सीधे थाने पहुँच जाते थे, दोनों को बुलाया जाता था, दोनों की बातचीत की जाती थी, जिसका मतलब वो हो तो उसी को सज़ा मिलती थी और बात भी सुनी जाती थी। अब एक डर का माहौल बना रहता है कि वहाँ जाएं और कहीं दूसरी चीज़ में फंसा के बैठा देते हैं बच्चों को, तो बच्चे भी नहीं जाते। यहीं लड़ झगड़ के थाने तक भी केस जाने के लिए एक डर रहता है कि वहाँ तक न जाए केस, तो यहीं घर में रहे। और एक ये भी है कि पढ़े लिखे भी हैं, हम खुद BA करे हैं, उससे मौलवी मुंशी काम किए हैं कि सरकार आएगी तो कहीं ना कहीं उर्दू की एडजस्ट हो जाएंगे। तो बैठे हैं, बच्चे भी पढ़े बैठे हैं, हमारी उम्र निकल गई पूरी पूरी बैठे बैठे, और ना यहाँ कोई उर्दू का तो कोई नामो निशाने नहीं है। वो भाषा ही एकदम बदल गई है कि वो एक ये जहाँ हम रह रहे हैं यहाँ से चारों तरफ एक हिंदू हिंदू हैं, एक नया धर्म आ गया, एक सनातन धर्म। सनातन धर्म ये तो हम जानते भी नहीं है कि सनातन धर्म क्या है, ना हमने किसी पुरखों ने बताया, ना हमें ये पता है। बस ये है कि अब चाहे जितने धर्म रहे, लेकिन मुसलमानों को चैन से सुकून से जीने दिया जाए, बस इतना ही हमारी ख्वाहिश है। बस वादे सब करते हैं, मुद्दे कुछ नहीं बदल पाते हैं। आपकी ज़रूरतें बदली हैं? ज़रूरतें क्या बदली हैं? हाँ, खुद के करो 2-4 पैसे का घर में तो फिर ज़रूरतें बदल सकती हैं, बदलती हैं, वो भी उतनी नहीं बदलती हैं जितनी हम लोग चाहते हैं खुद के। 15 सालों में मुद्दा ट्रिपल तलाक का मुद्दा था, तो उस पे तो काफ़ी हमने भी विरोध किया कि हाँ उसको बैन होना चाहिए। तो एक अच्छी कोशिश थी जो बैन हुई, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को करना था, लेकिन वो किया नहीं। तो ये अच्छी चीज़ हुई है, लेकिन इसमें ख़राब चीज़ ये हुई है कि मुस्लिम सिर्फ औरतों की बात ना करें, बल्कि पुरुष भी पूरा परिवारों की बात भी करें। तो उसमें भी ये चीज़ होती है कि भाई नाम के हिसाब से टारगेट ना करें, नाम लेके निशाना ना साधा जाए, या उनकी आइडेंटिटी, टोपी, दाढ़ी, बुर्का इस तरह से ना चीज़ें की जाए। तो ये चीज़ें पिछले 10-15 सालों में बदली हैं कि हमारी आइडेंटिटी को लेके चीज़ें निशाना हमें बनाया गया है। तो ये कम से कम जो सरकारें हैं, चाहे वो BJP की सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, तो हम उनसे उम्मीद करते हैं कि भाई हमारी आइडेंटिटी पे क्वेश्चन ना किया जाए। हाय नाज़नी दी, कैसी हैं? बहुत अच्छी। आप बताओ कैसे हो? मैं ठीक हूँ, और मैं आज ही एडिट्स कंप्लीट कर रही थी, तो मैंने कहा कि आपके साथ भी ये कॉन्वर्सेशन हो जाए, क्योंकि आपने इतने दिनों से इतनी सारी महिलाओं से बात करी है अलग अलग जगहों से। तो जितने भी ये ऑडियो क्लिप्स हैं और जो एक तरीके से जो पूरा एपिसोड क्रिएट हुआ है, वो आपकी वजह से हुआ है, आपकी मेहनत की वजह से हुआ है। तो मैं आपसे इन औरतों ने जो बातें कुछ उठाई हैं उस सिलसिले में आपसे बात करना चाहती हूँ। और एक सवाल जो बहुत बार अलग अलग जगहों से, अलग अलग शहरों से औरतों ने कहा, वो ये था कि बेरोजगारी की समस्या बहुत ज़्यादा है, खुद के लिए भी और अपने बच्चों के लिए भी। इनफैक्ट कुछ औरतें तो ये भी कह रही थी कि पहले वो नौकरियां करती थीं, लेकिन अब नौकरियां नहीं हैं, तो वो घर पर हैं, लेकिन वो चाहती हैं कि फिर से वो अपनी किसी तरीके से अपने घर बार चलाने में हेल्प कर सकें। तो एक ये जो प्रॉब्लम बार बार आ रही है कि बेरोजगारी है इतने टाइम से, और बच्चे भी बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, ग्रेजुएट हैं, BA किया हुआ है। तो जब ये बच्चे, मतलब वो कह रहे हैं कि उनके युवा हैं एक तरीके से, राइट, 20-21 साल की उम्र तो इनकी होगी, तो ये क्या कर रहे हैं? मतलब ये वो अगर माँ बाप के साथ रह रहे हैं तो शहरों में क्या कर रहे हैं, और अगर नौकरियां वहां भी नहीं है तो किस तरीके से अपना चलाना चाह रहे हैं, रोजगार कैसे ढूंढ रहे हैं? बेरोजगारी का मुद्दा तो पूरे देश का मुद्दा है ये, और बहुत ज्यादा मतलब निकल के आया लोगों से भी, और हम रोज फील्ड जाते हैं तो देखते भी हैं। तो बच्चे पढ़ लिख भी रहे हैं किसी तरह से, तो पढ़ाई करने के बाद उनको जॉब नहीं मिल रही है,
और इस साइड में अगर हम बुंदेलखंड की बात करें तो कोई फैक्ट्रियाँ, कोई कंपनियां भी ऐसी नहीं है कि जहाँ पे प्राइवेट काम कर ले इंसान। और जो सरकारी वैकेंसी निकलती भी हैं तो किसी ना किसी कारण वो जॉब रुक जाती हैं, या तो पेपर लीक हो गया या फिर कुछ ऐसा मामला आ गया कि मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है। फिर जो भी लोग उस नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं तो सालों 10-10 साल वो कोर्ट के चक्कर लगाते रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं कि कब वो बहाल हो, कब हमें सही फैसला कोर्ट के द्वारा हमें सुनाया जाए और हम उस नौकरी पे वापस जाएं। तो बेरोजगारी का मुद्दा बहुत है। वो बच्चे अब जो पढ़ लिख लेते हैं और ये सब मतलब एग्जाम देने के बाद भी सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, या पढ़ने के बाद बहुत लोगों का तो मन ही टूट जाता है कि अब नहीं कुछ करना है, पढ़ने से भी क्या होगा, घूम ही रहे हैं। तो या तो फिर वो घूम रहे होते हैं, माँ बाप की कमाई पे पड़े होंगे, बस पेट भरेंगे, या फिर बाहर जाके कहीं मजदूरी करेंगे। क्योंकि उन्हें ये लगता है ना कि फिर हम इसी गांव में हैं, इसी जगह पे हैं, हमने इतनी पढ़ाई की है और आज हम फिर वो मजदूरी पे काम करेंगे, मजदूरी कर चलाएंगे, तो उन्हें मतलब गिल्टी फील होता है। तो इसलिए फिर वो बाहर जाके भले ही वो वहां पे भी जाके मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन या तो बाहर जाते हैं या फिर ये एक तरह से ये शब्द नहीं बोलना चाहिए, पर एक तरह से बेरोजगार होने के बाद वो आवारा टाइप घूमेंगे, गलत रास्तों पे जाएंगे। मतलब ये क्राइम की तरफ भी बहुत से नौजवानों को ले जाता है, क्योंकि अपेक्षाएं इतनी ज्यादा बढ़ गई, इतनी जरूरतें लोगों की बढ़ गई, हर इंसान को फोन चाहिए, सबको नेट का पैसा चाहिए, कपड़े अच्छे चाहिए, शौक लोगों के बढ़ गए हैं, तो वो सब कहाँ से इंसान पूरा करेगा। जो आप कह रही हैं कि कुछ ऐसी चीज़ों में बुरी आदतें जो हैं जो आप बता रही थी, एक है महिला जिन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने अपना बेटा खो दिया बिकॉज गुटखा वो बहुत गुटखे का सेवन बहुत करता था। और वो काफी उनसे बात करके लग रहा था कि वो तकलीफ में है, क्योंकि वो कह रही थी कि ये लोग गुटखा क्यों नहीं बंद करवाते, क्योंकि छोटे छोटे मतलब बच्चे जो हैं, अब छोटे मैं ऐसे कह रही हूँ लेकिन मेरे ख्याल से 12-13 साल की उम्र से भी वो लोग गुटखा सेवन ऐसे करने लगते हैं और फिर उनकी तबीयतें खराब होती हैं। और उस वजह से शायद हैं ऐसे महिलाएं या ऐसी फैमिलीज जो ये मुद्दा भी या एक तरीके से ये पीड़ा जो है वो भी लोगों के सामने लाना चाहती हैं। ऐसे बहुत से क्या बहुत ही ज्यादा परिवार ऐसे हैं जो नशे की आदत से जिनके घर बर्बाद हो रहे हैं, जो हिंसाएं बढ़ रही घर में। महिला हिंसा के ज्यादातर केस नशे की वजह से होते हैं। तो गुटखा हुआ, शराब हुई, ये सब चीजें, तंबाकू है, इसमें कोई बैंड नहीं है। जबकि अगर अभी इस टाइम नवरात्रि चल रही है, नवरात्रि के टाइम मीट की दुकानें बंद हो जाएंगी, चिकन नॉनवेज जो भी है वो सब कुछ बंद कर दिया जाएगा। अगर किसी ने दुकान खोल भी ली तो उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, पुलिस मारेगी, परेशान करेगी। लेकिन शराब की दुकानें खुली हुई हैं, तो क्राइम नॉनवेज से नहीं बढ़ रहा है, क्राइम शराब से बढ़ रहा है। अगर आप शराब बिकवा रहे हो, लोग नशा करते हैं, फिर नशा करने के बाद वो घर जाते हैं, पैसा नहीं होगा तो लड़ाई लड़ेंगे। शराब उनको अगर आदत लग गई है शराब पीने की, तो वो पैसे नहीं है तो घर में लड़ाई लड़के पैसे लाएंगे शराब पीने के लिए। गुटखा चाहिए, और गुटखे से गंदगी भी जगह जगह फैलाते हैं। और उसके अलावा तंबाकू है, मतलब हर इंसान मतलब 18 साल से भी कम या छोटे छोटे बच्चे गुटखा खा रहे हैं, उस पे कोई रोक नहीं है। खाने पीने की तो स्वतंत्रता है, अपने आप इंसान क्या खा रहा है, क्या पी रहा है। मांस मछली खाने वाला जाके हिंसा नहीं करता है, लेकिन उस पे रोक लगाई जाती है। और शराब पे उस पे नहीं कभी रोक लगी है। चाहे जितना भी बड़ा त्योहार आ जाए, चाहे चुनाव हो या कुछ भी हो जाए, लॉकडाउन में भी सबसे पहले शराब की दुकानें खोली गई थी जब लॉकडाउन खत्म हुआ था। नवरात्रि में शराब की दुकानें नहीं बंद होती। चुनाव के 2-3 दिन पहले जब आचार संहिता लगती है, उसके बाद, उससे पहले बस शराब की दुकानें बंद होती हैं, जब तक लोग स्टॉक कर लेते हैं। तो शराब की दुकानें सबसे पहले उसका कहना था, जिस महिला से बात की थी जो कह रही थी उसका बेटा तंबाकू की लत थी, उसको गुटखा खाता था, टीबी का मरीज हो गया था, उसने इलाज कराया लेकिन उसने तंबाकू और गुटखा नहीं बंद किया। तो ये सब चीजें हैं। अगर हिंसा का जो रूप होता है, जो क्राइम बढ़ता है, वो नशे से ज्यादा बढ़ रहा है। अगर इंसान को रोजगार अच्छा मिलेगा, अच्छी सोसाइटी, क्योंकि फिर अगर रोजगार अच्छा मिलेगा तो उसकी सोसाइटी अच्छी होगी, उसके आसपास का माहौल अच्छा होगा, तो लोग बचेंगे इन सब चीजों से। जब लोग ऐसे ही घूम रहे हैं तो फिर और भी ज्यादा नशे की तरफ भाग रहे हैं। अब कहते हैं ना कि आदमी अगर टेंशन में है तो शराब पी लेगा, खुश है तो शराब पी लेगा। महिलाएं भी तो टेंशन में और खुशी में आती हैं, लेकिन वो नहीं पीती हैं। पर आदमी की सोच है, उन्होंने ये बना रखा है कि अगर हम टेंशन में हैं, शराब पी लेंगे तो हमारा वो मतलब जो भी टेंशन है, हम डिप्रेशन में हैं, वो सब ठीक हो जाएगा। अगर हमें खुशी है तो अरे यार खुशी का मौका है, थोड़ी सी पी लेते हैं, कोई बात नहीं।
थक के आए हैं, मजदूरी करके आए हैं तो थकान उतर जाएगी। मतलब उनको अगर पीना है तो कई सारे पॉइंट हैं शराब की दुकान तक जाने के लिए और लोगों को बहलाने के लिए। सारी चीज़ें ये भी बेरोज़गारी में आ जाता है। अगर इंसान के पास अच्छा काम, अच्छा रोज़गार होगा तो शायद कम कुछ परसेंट तो कम हो जाएगा। आई थिंक बेरोजगारी से रिलेटेड कई चीज जो मैं आपसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि एक महिला ने कहा कि वो उर्दू में ट्रेनिंग उन्होंने ली हुई है, लेकिन उसके बावजूद उर्दू के लिए कोई जॉब वैकेंसी नहीं है, या उन्होंने कहा उनके बच्चे भी उर्दू में पढ़े लिखे हैं लेकिन कोई जॉब अवेलेबल नहीं है उनके लिए। अभी हमने एक महिला से बात की जिन मतलब बहुत सारी महिलाओं से बात की तो सबके पास कुछ के मुद्दे ऐसे थे कि सब सेम सेम थे, कुछ के अलग अलग थे। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो उर्दू की मतलब उर्दू से एलएलबी कर सॉरी उर्दू से बीएड कर रखा है, बीटीसी कर रखा है, लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रही है क्योंकि वो उर्दू की वैकेंसी ही नहीं निकल रही है। अब जो टीचर की निकल भी रही तो उसमें भी उर्दू के टीचर का कोई नाम नहीं रहता है। तो जो लोग पहले उर्दू टीचर हो गए हैं तो स्कूलों से तो उर्दू बिल्कुल खत्म हो गई है, उनको किसी ना किसी अलग सब्जेक्ट में डाल दिया गया है जो पहले के उर्दू टीचर हैं, हिंदी में, इंग्लिश में और कहीं अलग चीजों में। और जो करके बैठे हुए हैं तो उनके लिए तो है ही नहीं है क्योंकि वैकेंसी ही नहीं निकल रही है। अभी लॉकडाउन के टाइम पे मेरे भाई ने उर्दू टीचर की वो बीएड किया था, तो उसने बिहार से भरा हुआ था क्योंकि बिहार में निकला हुआ था उर्दू टीचिंग का। फिर वो जब गया एग्जाम देने तो बिहार में सेलेक्ट तो हुआ, लेकिन फिर घर वालों ने कहा कि इतनी दूर जाके क्या करना है, तो रहने दो, यहीं प्राइवेट ही नौकरी करो। तो घर वालों ने जाने नहीं दिया। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो पहले अपना भविष्य उर्दू टीचिंग से बनाते थे, उन्हें लगता था कि हम उर्दू टीचर रहेंगे और हम अपने बच्चों को भी उर्दू पढ़ा पाएंगे और उसी से वो पढ़ाई करते थे, अपनी खुद की तैयारी करते थे अपने भविष्य की। लेकिन अब उर्दू का तो कोई नाम ही नहीं रह गया किसी भी स्कूल में। और ये उन्होंने ये भी कहा कि उनके खुद के बच्चे भी मतलब वही कि उनकी ट्रेनिंग हो रखी है, लेकिन अब तो खैर आप जैसे कह रही हैं कि इस वैकेंसी है ही नहीं। तो जब वैकेंसी नहीं है तो जो जिसमें डिग्री या डिप्लोमा लिया हुआ है उसका वैल्यू रहा ही नहीं। कुछ भी नहीं रहा, वो तो बस खाली रखा रह गया कागजों के नाम पे। क्योंकि वो पढ़ाई ही नहीं, स्कूल में जब वैकेंसी ही नहीं है तो क्या करेंगे, उसका कहाँ इस्तेमाल करेंगे। या तो फिर बस वही ट्यूशन पढ़ा लें, जो घर घर जाके बच्चों को पढ़ा लेते हैं उर्दू की ट्यूशन, और उर्दू अरबी ट्यूशन दे देते हैं, ये बच्चे आके घर में पढ़ ले, तो उसमें कोई प्रॉफिट नहीं है। उर्दू और अरबी की जो पैसा पढ़ाने का मिलता है वो बहुत कम कीमत होती है, उसकी जो फीस होती है। और नाज़नीन दी, ये चीज़ तो आपने खैर जब जैसे जैसे आपने रिकॉर्डिंग भेजी वैसे वैसे आप बता ही रही थी कि औरतों में डर है, जो डर बैठा हुआ है उस वजह से आपने बताया कि कुछ औरतें बोल नहीं रही थी या आपको बताना पड़ा उन्हें कि ऑडियो ही है, नाम नहीं जाना है, लोकेशन नहीं जाएगी, बस आप अपना राय या आपके जो जहन में दिल में चल रहा है वो आपके साथ शेयर करें। तो इस बारे में कुछ बताएंगी कि किस तरीके से आपने अपने ये पूरे जो आपकी इतने लास्ट हफ्तों में जो आपने रिकॉर्डिंग करी उससे आपने क्या क्या पिकअप किया? इस टाइम जो माहौल बना हुआ है, जिस तरह से माहौल लोगों ने बना दिया, मैं ये नहीं कहूंगी कि वो पीएम आके इस माहौल को बना रहे हैं या सीएम आके इस माहौल को बना रहे हैं, लेकिन जो भी छोटे निकार करता है या जो हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहे हैं, उन लोगों ने इतना खराब माहौल आसपास का बना दिया अपने कि सबके अंदर डर है। मैं भी मुस्लिम हूँ, मुझे भी डर था, मैं भी सोच रही थी कि मैं इन महिलाओं का इंटरव्यू कर रही हूँ, मेरी वजह से इनको कोई खतरा ना हो। मुझे खुद में कई बार रिपोर्टिंग करने में डर लगता है कि मैं मुस्लिम हूँ, नाम बताते हुए डर लगता है कि कहीं मैं नाम बताऊंगी तो मैं ये इस रिपोर्ट को कर भी पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। कहीं सफर में होती हूँ तो नाम बताने में थोड़ा हिचकिचाहट होती है कि कुछ सालों से इतना ज्यादा माहौल ऐसा बन गया है, सबके अंदर डर है, कोई भी हो, चाहे वो पढ़ा लिखा मुस्लिम हो, चाहे वो कम पढ़ा लिखा हो, गाँव का हो, शहरी हो, डर तो सबके अंदर बन गया है, चाहे वो महिलाएं हो, पुरुष हो, कोई भी है। तो मैं भी जब इस रिपोर्ट को कर रही थी तो मुझे भी डर लग रहा था। अभी हाल में ही जब हमारे बांदा जिला में मुख्तार अंसारी जेल में जिनकी मौत हो गई, तो मेरा मन पता नहीं क्यों अंदर से इतना अजीब हो रहा था, जबकि मैं किसी भी खबर में कूद के जाती थी, जहां मना भी किया जा रहा था तो जाता है मैं वहां भी पहुंचना चाहती थी। लेकिन अब कुछ समय से मुझे भी अब मतलब मैं पीछे की तरफ भागती हूँ। मैं नहीं गई मुख्तार अंसारी का कवरेज करने सुनी, लेकिन मैं गई नहीं, मेरे कदम ही नहीं बढ़ रहे थे। कोशिश भी की, सोचा भी कि मैं जाऊं,
फिर मैं वापस आ जाती थी कि नहीं जाना है, नहीं जाऊंगी मैं। तो ये डर का माहौल तो है बहुत ज्यादा। हाँ, मैं समझ सकती हूँ आप क्या कह रही हैं। आई थिंक एक और चीज जो, यही जो आप कह रही हैं कि जो जो एक तरीके से ग्राउंड लेवल पे जिस तरीके से एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, जो सोशल मेकअप है वो चेंज हो रहा है, कि एक दो औरतों ने, महिलाओं ने ये भी कहा कि रोजे चल रहे हैं तो उनको अजान की आवाज नहीं आ रही है, क्योंकि जगह जगह से जहाँ पहले आवाज आती थी अजान की या मस्जिदों में लाउड स्पीकर थे, वहां से हटवा दिए गए हैं। तो जब मतलब पिछले सालों में आपने ये चीज देखी है कि अलग अलग जगहों पे जहाँ पे पहले लोग जाया करते थे या मुसलमान औरतें आराम से सोचती थी जाने का, क्या उस तरीके से भी बदलाव आया है कि वो कम निकलती हैं, या एक तरीके से जैसे आपने कहा कि आपको अपना नाम बताते हुए कभी कभी घबराहट होती है, हमारी वो जो आपने रिकॉर्डिंग करी है उसमें एक और महिला है जिन्होंने ये भी कहा है कि वो अपना नाम कई बार अलग बता देती हैं ताकि एकदम से पहचान ना हो पाए। तो इस तरीके के बदलाव और किस किस तरीके से आपने ऑब्जर्व किए हैं, जो जो जिन जिलों में आपने रिकॉर्डिंग करी वहां पे? क्योंकि अभी जो कुछ सालों पहले एनआरसी का आया था, उससे काफी लोगों के अंदर डर बैठ गया था, घबराहट थी। अब जो दोबारा उसका वो नाम चेंज होके आया है, एनआरसी का की तरह ही है, उसमें भी लोग डर रहे हैं। उन्हें ये लग रहा है, मतलब कोई भी जाके उनसे कुछ पूछ रहा है या नाम पूछ रहा है, या फिर मान लो कोई राहगीर ही गुजर रहा है, उन्हें रास्ता पूछना है, तो भी वो मतलब अंदर से पहले डरते हैं कि कौन है ये, क्या सर्वे करने आए हैं। तो वही हाल मेरे साथ भी था, मेरे साथ भी वही हो रहा था। मैं पूरा दिन, झांसी का एक मोहल्ला है, काफी बड़ा मुस्लिम एरिया है वो, मैं पूरे दिन वहां पे कोशिश करती रही, लेकिन कोई महिला बोलने को नहीं तैयार थी। उन्हें डर लग रहा था कि आप किसकी तरफ से आई हो। मैंने अपना नाम भी बताया, उसके बाद भी उन्हें डर लग रहा था, नहीं बोलना चाह रहे थे। फिर वहां पे एक हॉस्टल था गर्ल्स का, लड़कियां ट्रेनिंग वगैरह करती हैं, तो वहां से थोड़ा परिचय था, तो मैं वहां गई, उन लोगों से संपर्क किया। फिर उन्होंने मुझे घर घर बताया कि आप वहां चली जाइए, वहां चली जाइए। फिर अपना परिचय दिया, उन लोगों से मेरा परिचय कराया। उसके बाद मैं कुछ महिलाओं से बात कर पाई, तो ये थोड़ा मुश्किल था। फिर बांदा में ये हुआ कि मैं बांदा में काफी कोशिश की, नहीं लोग बोलने को तैयार थे। फिर यही हुआ कि जो हमारे जानने वाले थे, जो हमें बहुत अच्छे से जान रहे हैं, बहुत सालों से जान रहे हैं, उनके पास गए, तो उन लोगों ने थोड़ा भरोसा जताया और वो लोग बोले। तो किसी भी शहर में जाओ, चित्रकूट में भी यही हुआ। चित्रकूट में भी मैं कोशिश कर रही थी, एक बड़ा मोहल्ला है वहां पे, मुस्लिम है, वहां भी नहीं लोग बोलने को तैयार थे। उन्हें पर क्या है, क्या होगा इससे भाई, सर्वे मत करो, और ऐसा तो वैसे ही हम लोग परेशान है, वैसे मुसीबत में है, डर लगता है, और ये सब करने से कोई खतरा ना हो जाए तो हम नहीं बताएंगे। तो जो बहुत जानने वाले थे वो तक नहीं तैयार हो रहे थे। कुछ लोगों से मतलब जो बहुत ज्यादा जान रहे थे, तो वो भी वो अपने ऑफिस में नहीं, बाहर नहीं, जब बिल्कुल फ्री हो गए तो रात में 9 बजे 10 बजे जाके मैंने उनसे रिकॉर्डिंग करी। तो थोड़ा मुश्किल था ये, क्योंकि लोगों के अंदर जो डर है ना, वो बहुत ज्यादा बैठ गया है। मतलब ये बचपन से अभी हम लोग देख रहे हैं कि अब इतना नहीं था हिंदू मुस्लिम, हम साथ में स्कूल में पढ़ते थे, साथ में खेलते थे, खाते थे। हाँ, थोड़ा बहुत तो था कि ये जो हमारा बुंदेलखंड का ना, छूने वाला कि मुस्लिम हो तो छू जाएंगे, ठाकुर बावन नहीं छुएंगे, पर दलितों के साथ नहीं था। दलितों के साथ हम एक साथ उठ बैठ रहे थे। अभी जो हो गया है, तो हिंदू तो हिंदू है ना, ठाकुर बावन यादव कोई भी जाति का हो, वो दलित है तो वो एक, तो एक हिस्सा आ गया, हिंदू में आ गए सारे, मुस्लिम एकदम अलग हो गए। तो वो वाला डर जो है ना, बहुत ज्यादा हो गया है, और संकोच लोगों में नाम बताने का। मैं नहीं, और भी लोग अपने नाम को छुपाते हैं बीच में। बहुत से लोग जो दाढ़ी रखते थे, उन्होंने दाढ़ी मुंडवा दी कि कहीं ट्रेन में, कई बार अभी हादसा हुआ था यहाँ पे ट्रेन में कि गोली मार दी गई थी ट्रेन के अंदर ही मुस्लिम को। तो उससे और भी लोग, मतलब ऐसे से बीच बीच में कुछ कुछ कांड भी ऐसे हो जाते हैं ना, जिससे और ज्यादा डर बैठ जाता है, लोग सफर करने में डरने लगे। एक टीटी थे बहुत पहले के, पटना के थे, वो मेरे परिचित थे। तो जब मैं उनके यहाँ गई, पटना गई थी, तो उनसे मुलाकात हुई मेरी, तो वो बताने लगे कि अब ट्रेन में जाने में भी डर लगता है। मैं दाढ़ी तो मुंडवा नहीं सकता, मैंने इतने सालों से दाढ़ी रखी हुई है, तो अब कहीं दूर हो, कहीं जाते हैं ना, तो पहली बात तो जाते नहीं है, और अगर गए भी तो वो प्लेन से सफर कर रहे हैं, ट्रेन को छोड़ दिया उन्होंने।
अब वो भेदभाव था, छूत थी, भेदभाव था, हिंदू मुस्लिम के शब्द भी मिलते थे सुनने को। जैसे हम स्कूल में पढ़ रहे हैं तो हमारे साथ की सहेलियां हैं और लड़कियों के साथ लड़ाई झगड़े हुए तो वो कटुआ कह के उन्होंने हमें शब्दों से नवाजा। तो वो चीजें थी कि पर ये इतनी नफरत वाली चीजें नहीं थी। अब तो नफरत है। अब तो सामने वाला एकदम साफ समझ में आ जाता है कि सामने वाला हमसे नफरत कर रहा है। हमारा नाम सुनते ही उसका जो चेहरे का जो इंप्रेशन है वो बदल जाता है। एक कोतवाली गई थी, करबी कोतवाली में एक केस को लेके। हिंदू मुस्लिम का मैटर था, मतलब आपसी उनका कुछ भी एक मैटर था, लड़ाई झगड़े का। तो मैं गई थी सिर्फ खबर के बारे में बात करने कोतवाल से। मैं तो पत्रकार हूँ ना, तो मैं तो सिर्फ आपका ओपिनियन जानूंगी कि आप क्या कह रहे हैं उसके बारे में, आपने रिपोर्ट लिखी है, क्या धाराएं लगी हैं, सिर्फ वो जानने के लिए गई थी। लेकिन जब मैं वहां पहुंची तो उन्होंने पहले मेरा नाम पूछा और नाम पूछ के कहते हैं अच्छा तो आप इनकी तरफ से आई हैं जो मुस्लिम थे। तो मैं क्यों किसी की तरफ से जाऊंगी? मैं तो आपके पास आई हूँ कि आप क्या कर रहे हैं, क्या कार्रवाई कर रहे हैं उस केस में। लेकिन ये है ना कि हम अगर किसी अधिकारी के पास भी जा रहे हैं और अगर ऐसा मैटर है कि एक पार्टी मुस्लिम और एक पार्टी हिंदू है, तो वहां पे हमें भी इस नजरिए से देखा जाएगा कि हम मुस्लिम के फेवर में आए हैं। ये चीज एक और महिला ने भी बताई है रिकॉर्डिंग में कि पहले होते थे अगर कभी बच्चों के बीच में, मतलब वो बच्चे कह रही थी तो मैं समझ रही हूँ कि टीनेजर्स या जो भी थे, कि कभी कोई झगड़े होते थे तो थाना लेके चले जाते थे कि न्याय मिल जाएगा, लेकिन अब होते हैं तो वो लोग नहीं जाते हैं। हाँ, नहीं जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि हम जाएंगे तो और कोई बात कुछ और होगी और कई तरह के केस लगा के हमें बंद कर दिया जाएगा। और नाज़नी दी, ये जो आप डर की बात कह रही हैं, जो इतनी सारी महिलाओं ने कहा कि उन्हें इस डर में घबराहट होती है, वो इस डर के साथ एक तरीके से हर रोज़ जी रही हैं कि कहीं कोई हिंसा ना हो जाए मुसलमानों के खिलाफ, या कोई किसी नई तरह का कोई विवाद ना खड़ा हो जाए। तो इस डर से मैनेज कैसे करती हैं ऑन अ डेली बेसिस, या किस तरीके के उन्होंने स्टेप्स लिए हैं कि इस डर का अगर सामना करना है तो कैसे करें? डर जो है वो जा ही नहीं रहा लोगों के मन से। खतरा ना कोई हो इसलिए वो मैं अपने घर के पुरुषों को रोकती हैं, अपने बच्चों को बाहर जाने से रोकती हैं। घर के लोगों को समझाएंगे कि अगर कोई कुछ कह भी रहा ना तो उसको इग्नोर कर दो और चले आओ वापस घर में, सुन लो, कोई बात नहीं है। कोई कुछ कह रहा तो कुछ हुआ नहीं जा रहा है, सुन लो, जवाब मत दो। और ज़्यादातर शाम से ही घर में कैद हो जाना, घर के अंदर रहना, बच्चों को बाहर नहीं निकलने जाने देना, बाहर सफ़र करने में भी डरना और कम करना। सफ़र जो है बहुत दूर दूर लोग लंबा सफ़र करते थे, उसमें थोड़ा कमी की है। बाहर जाके कमाने में थोड़ी कमी की है। आसपास ही कोई छोटा मोटा बिजनेस करने की कोशिश करते हैं, रिक्शा ही चला लिया, छोटी मोटी खाने की चीज़, ब्रेड पकौड़े या फिर चाट पकौड़े की रेड़ी लगा ली। साथ में मिलकर काम कर रहे हैं परिवार वाले। तो एक तो बेरोज़गारी है ही है और उसके अलावा लोग बाहर जो जा कर के रोज़गार करते थे, जो ज़रिया होता था उनका, तो वो भी कम किया है। वो सोच रहे हैं 2 रुपए मिले, हमारा सिर्फ पेट भरे, गुजारा हो, और ज़्यादा पैसे ना भी मिले तो कोई बात नहीं है, पर सामने रहें, हम परिवार एक साथ रहें। कोई भी मुसीबत आती है, कुछ भी होता है, कोई ख़तरा होता है तो हम एक साथ उसका सामना कर सकें। डर की अगर हम बात ही कर रहे हैं और डर किस किस तरह से लोगों को हो रहा है, तो मैं अभी एक उदाहरण दूँ अगर अपने ही केस का। जनवरी में मेरे यहाँ एक केस हुआ था। मैं बाहर थी, बच्ची मेरी घर पे अकेली थी। मेरे ही रिश्तेदार का एक लड़का घर पे आया हुआ था। आस पड़ोस के लोगों ने पुलिस बुलाई, हंगामा मचाया और उस लड़के को गलत बताया, जबकि वो हमारा अपना था, रिश्तेदार था।
उसके बाद जब मैं वापस आई बाहर से तो मैं पुलिस के यहाँ चक्कर लगाती रही कि ये किस अधिकार के तहत मेरे घर में लोग घुसे। पुलिस गई, पुलिस अगर गई थी तो कानूनी तौर पर पुलिस को मुझे फ़ोन करना चाहिए था, मुझसे पूछना चाहिए था, ना कि आप मेरे घर से किसी को भी उठा के ले जाओगे और उससे जा कर के कहीं भी रास्ते में पैसा ऐंठोगे। ये किसी भी कानून में नहीं है। आपको क्या पता कि हमारे घर कौन जो आ रहा है वो हमारा रिश्तेदार है, हमारा भाई है, भतीजा है, कौन है? आप हमसे पूछेंगे, आपको तभी पता चलेगा। अगर मैं उसको कहूँगी कि ये हमारा कोई नहीं है, हमारे घर में ऐसे ही घुस गया, तब वो गलत होगा। लेकिन पुलिस ने एक भी नहीं सुनी। कोतवाल बदतमीजी पे उतर आया। काफ़ी लोगों को पुलिस ने ही राय दी, मोहल्ले के लोगों ने, कि आप बैक डेट में एप्लीकेशन लिखिए और कोतवाली में ला के दीजिए। भीड़ लगा ली पूरे वहाँ के कॉलोनी के लोगों को। पुलिस ने खुद ने उनको राय दी, समझाया कि किस किस तरह से कानून को तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, किस तरह से केस को बदला जा सकता है। और बहुत सारे लोगों को कोतवाली में बुला के मेरे खिलाफ उल्टा एप्लीकेशन दिलवाई। पुलिस ने हमें धमकाया कि उल्टा केस तुम पे हो जाएगा, लड़के को फंसा देंगे, जेल चला जाएगा, इस तरह की धमकी दी। लेकिन फिर भी मैं बार बार चक्कर काटती रही, कहीं एसपी ऑफिस के, कहीं सीओ ऑफिस के। फिर सीओ ऑफिस में हमारे बयान हुए, बच्ची के बयान हुए, लड़के के बयान हुए। उसके बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की किसी के ऊपर, और उल्टा ऐसे ऐसी बातें करते रहे, ऐसे इस तरह से घुमा फिरा के सवाल पूछते रहे कि लड़के और लड़के को ही जेल में डालने की पूरी तैयारी थी। जब मैं थक गई, हार गई, और वो डर मुझे भी महसूस हुआ कि अगर मैं ज़्यादा कुछ करती हूँ, ज़्यादा मैं कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रही हूँ, तो एक तो मेरी नौकरी चली जाएगी, मैं अकेली महिला हूँ, ऊपर से मुस्लिम हूँ, तो मैं काम करूँगी या फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाऊंगी। और कहीं उल्टा इन्होंने कुछ फंसा दिया, बच्चों को फंसा दिया, तो मैं कैसे छुड़ा पाऊंगी, कैसे भाग दौड़ कर पाऊंगी। और पुलिस तो किसी भी केस में फंसा सकती है, बहुत सारे केस लगा देती है अगर मुस्लिम व्यक्ति को पकड़ती है तो। ये डर जब मेरे अंदर आया तो मैं फिर शांत होकर बैठ गई और मैंने छोड़ दिया पुलिस के चक्कर लगाने, पुलिस से मदद की उम्मीद करना छोड़कर मैं खामोश अपने घर पे बैठ गई। तो एक मैं ही मुस्लिम महिला नहीं हूँ, ऐसे जने कितने केस हैं जो लोग डर की वजह से कोतवाली थाने तक नहीं जाते हैं। मैं थोड़ा जागरूक थी, हर एक से बात करती थी, पत्रकार हूँ, इस लिहाज से तो मैं कोतवाली तक पहुँची, एसपी ऑफिस तक पहुँची, सीओ ऑफिस तक पहुँची। लेकिन जो औरतें इतनी जागरूक नहीं हैं, जो घरों में कैद हैं, जो घर के अंदर रह रही हैं, तो वो कैसे वहाँ तक जाएंगी? जब मेरा ही कुछ नहीं हो पाया, मैं ही डर के हिम्मत हार के बैठ गई, तो वो महिलाएं क्या करेंगी जो वैसे भी बाहर नहीं निकल रही हैं, और फिर एक ये डर बैठा हुआ है। नाज़नीन दी, आपने सबसे तो ये सवाल पूछे जो हमने डिस्कस किए थे, जो 3 सवाल, पर मैं वो 3 सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि एक मुस्लिम महिला होने के नाते आपकी क्या उम्मीदें हैं इस चुनाव से? मेरी भी यही है, जो लोगों ने बोला, मेरी भी सोच वही है। हमने अपनी आजादी को महसूस किया है, मतलब तो उसी तरह आजादी हम आज भी महसूस करें। आज हम इतना डर नाम बताने में, बाहर निकलने में, किराए के रूम नहीं मिल रहे हैं नाम बताने के बाद, तरह तरह की बातें सुननी पड़ रही हैं, रास्ते में डर लग रहा है, ट्रेन में सफर करते हुए डर लग रहा है। तो वो डर हमारे अंदर क्यों है, उसको खत्म होना चाहिए। तो वही उम्मीद है कि अगर कोई भी सरकार आए तो इस चीज पे काम करे, जो इंसानियत है, जो समानता है, वो सबके लिए होनी चाहिए। और आगे आने वाले समय में आप अपना भविष्य कैसे देखना चाहती हैं? क्या 5 साल में, 10 साल में क्या देखना चाहती हैं? मैं एज अ पत्रकार तो मैं यही चाहूंगी कि जिस तरह से मैं निडरता से
हर कवरेज को कवर करती थी, हर खबर को कवर करती थी। मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता था, चाहे वो जो राजनीतिक मुद्दे रहे हों, चाहे वो हिंसा के मुद्दे रहे हों, चाहे महिला से संबंधित रहे हैं, या कुछ भी रहा है, तो मैं सबसे आगे दौड़ के जाती थी। और मना करने पे भी मुझे अंदर से होता था कि मैं नहीं, मुझे जाना है, इस खबर को करना है। तो वो चीज मेरे अंदर अब नहीं रही है। मैं डरती हूँ, अब ऐसे कोई मुद्दे आते हैं, राजनीति के, हिंदू मुस्लिम के मुद्दे आते हैं, तो मुझे डर लगता है जाने में, सोचती हूँ कई बार। तो वो खत्म हो जाए और मैं भी स्वतंत्र होके अपनी पत्रकारिता को आगे बढ़ा पाऊं। कहीं भी मुझे रूम लेने में बहुत दिक्कत होती है, एक तो मुस्लिम, ऊपर से महिला, तो वो मुझे स्वतंत्रता मिले कि मुझे कहीं भी अगर रूम लेना है या कहीं भी जाना है तो मैं आजादी से जा पाऊं, मुझे रूम मिल पाए। नाम लेने के बाद लोग मना ना कर दे, नाम पूछा और फिर वो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं देंगे। तो वो मैं भी यही चाहती हूँ कि मुस्लिम और हिंदू वाला जो इतना ज्यादा फोकस हो गया है, हर बच्चे की जबान में आ गया है, तो वो चीजें ना हो। मेरी भी यही उम्मीदें हैं नाज़ निधि, हम सबके लिए और आप जैसी पत्रकार के लिए जो इतने टाइम से इतनी तरीके की कहानियां और मुद्दे हमारे सामने हमारे लिए लाई हैं। थैंक यू सो मच नाज़ निधि आपके टाइम के लिए। और मैं आशा करती हूँ कि आपकी जो ये उम्मीदें हैं उस पर आने वाली सरकार खरी उतरे और एक आज़ाद मुल्क में आज़ाद नागरिक की तरह हम सब जिएं। बिल्कुल। If you enjoyed listening to this episode, please review and or give us 5 stars on Apple Podcasts, Spotify, or wherever you listen to them. Thank you to Khabar Lahariya's team for collaborating and co-producing this episode. You can support their journalism by subscribing to KL Hatke, link to which is available on MBM's website. You can also learn more about Nazni Rizvi through her 2021 MBM conversation, also on Main Bhi Muslim's website. Thank you for listening to Main Bhi Muslim. I'm Mariam Haider. I will be back in a few weeks' time with another episode. Until then, take care, lots of gratitude and love.